हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे पहले सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऐसे विद्यार्थियों को लाभान्वित करना चाहूँगा जो अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, और मैं शुरुआत से उनको केमिस्ट्री का लाभ देना चाहूँगा। कोरोना टाइम में ये सारी वीडियो फ्री रहेंगी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर फर्स्ट का नाम है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट को कहते हैं ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य इसको कहते हैं इंग्लिश में मैटर। द्रव्य को क्या कहते हैं? मैटर। द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? ओके। प्रकृति की ऐसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है। प्रकृति की ऐसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य अथवा पदार्थ कहते हैं। ओके। प्रकृति की ऐसी वस्तु जिसमें जो कुछ स्थान घेरती है। प्रकृति की ऐसी वस्तु जो क्या घेरती है? स्थान घेरती है। प्रकृति की ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। कुछ द्रव्यमान मास होता है। ये क्या घेरती है? स्थान घेरती है, प्लेस कवर करती है। क्या करती है? ये प्लेस कवर करती है, और कुछ द्रव्यमान भी होता है। तो प्रकृति की ऐसी वस्तु क्या होती है? वो द्रव्य या पदार्थ होती है। क्या होती है? द्रव्य या पदार्थ। प्रकृति की ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य अथवा पदार्थ कहते हैं। कई बार विद्यार्थी द्रव्य पदार्थ एक साथ बोल देते हैं। ध्यान रखना, द्रव्य पदार्थ एक साथ नहीं बोलेंगे। या तो बोलेंगे द्रव्य या फिर क्या बोलेंगे? पदार्थ। ओके। द्रव्य अथवा पदार्थ। प्रकृति की ऐसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य अथवा पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को कहते हैं मैटर, पदार्थ को क्या कहते हैं? सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस। अब प्रकृति में पदार्थ मुख्य रूप से तीन भौतिक अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, और तीसरा गैसीय अवस्था, ठीक है। चाहे पहली गैसीय अवस्था मान लो, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी ठोस अवस्था। ध्यान रखें, तीनों भौतिक अवस्थाओं में ये एक ही पदार्थ कभी कभी तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि जल है, वाष्प के रूप में या गैस के रूप में भी रह सकता है, द्रव के रूप में भी रह सकता है, और ठोस के रूप में भी रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्या कारण है? कोई भी पदार्थ है कभी अपने द्रव के रूप में, कभी गैस के रूप में, कभी ठोस के रूप में अपनी प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो ऐसे कौन से दो कारक हैं जिनके लिए जिम्मेदार होते हैं? वो ऐसे दो कारक कौन कौन से हैं जिनके कारण कोई भी पदार्थ गैस अथवा द्रव अथवा ठोस अवस्था में पाए जाने के लिए जिम्मेदार होता है? ऐसे कौन से दो कारक हैं जिनके कारण कोई पदार्थ गैस अथवा ठोस अवस्था में पाए जाने के लिए जिम्मेदार होता है? दो भौतिक कारक हैं। वो कौन से दो भौतिक कारक हैं? कोई भी पदार्थ कौन से दो भौतिक कारकों के कारण, दो भौतिक कारक कौन से? दो फिजिकल फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर्स। कौन से दो भौतिक कारक हैं जिनके कारण वह गैस अथवा द्रव अथवा ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो पहला भौतिक कारक है अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अंतराणविक आकर्षण बल। दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा को कहते हैं हम थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये दोनों कारक किसी भी पदार्थ के गैस अथवा द्रव अथवा ठोस अवस्था में पाए जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए, यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में पाए जाने के लिए जिम्मेदार है तो इसका कारण है कि उस गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले अणुओं के मध्य में अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर है। क्या है? अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर है, ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। अंतराणविक आकर्षण बल क्या है? कमजोर, और ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? ज्यादा। तो वो पदार्थ किस रूप में पाया जाएगा? गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। ओके, आपसे कोई पूछे कि कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में पाए जाने के लिए जिम्मेदार क्यों होता है, तो आप उसके दो कारण बताएंगे। पहला कारण, उस पदार्थ के कणों के मध्य में अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए उसके अणु दूर दूर होते हैं। दूसरी बात, ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होने से वो उसके अणु बिखर जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। तो सटीक आंसर क्या रहेगा? अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर तथा ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होने के कारण कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ओके, समझ में आ गया? इसी स्थान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में कब पाया जाता है, तो उसका आंसर ठीक अपोजिट हो जाएगा। कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में जब पाया जाता है जब उसके कणों के मध्य में अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो जाता है? प्रबल। प्रबल होने से उसके कण पास पास आ जाते हैं, ठोस हो जाता है। और ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाती है? न्यूनतम। ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, जिससे भी उसके कण पास पास रहते हैं और गति नहीं कर पाते, तो वो पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में कब पाया जाता है, तो उसके दो कारक जिम्मेदार हैं। नंबर एक, अंतराणविक आकर्षण बल उसका प्रबल होता है। दूसरी बात, ऊष्मीय ऊर्जा उसकी न्यूनतम होती है, तब वह पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। और कोई पदार्थ द्रव अवस्था में कब पाया जाता है? वो दोनों के बीच के गुण होंगे, गैस और ठोस के दोनों के बीच के गुण होंगे, तब वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में कब पाया जाता है, गैस अवस्था में कब पाया जाता है, ठोस अवस्था में कब पाया जाता है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कोई पदार्थ गैस अवस्था में कब पाया जाता है। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो फिलहाल रीट का एग्जाम होगा उसमें भी बहुत पूछा जाता है, पुलिस में, नीट, जी मेंस, ठीक है। कंपटीशन है जो IIT PMT, उनमें क्वेश्चन ये बहुत आते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। तो उसके 4 मैं ऑप्शन दे रहा हूं। कोई पदार्थ गैस अवस्था में कब पाया जाता है? अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर होने से ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होने से उपयुक्त दोनों कारक, और नंबर 4, नन ऑफ द एबव यानी नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई पदार्थ गैस अवस्था में कब पाया जाता है? अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर होने से, यानी उस कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर होगा। दूसरी बात, ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होने से। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों कारक, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये तीसरा रहेगा। ओके,
अब ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में से बना सकता हूँ, कोई भी पदार्थ गैस की जगह ठोस अवस्था में कब पाया जाता है? तो पहला होगा अंतराण्विक प्रबल कमजोर, कमजोर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ प्रबल। अंतराण्विक प्रबल होने से, ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम होने से उपयुक्त दोनों कारक, तो इसमें भी आंसर क्या रहेगा? तीसरा होगा। ठीक है, अंतराण्विक प्रबल हो जाए और उसमें ऊर्जा न्यूनतम हो जाए तो उपयुक्त दोनों कारकों के कारण ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ओके, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ इस चैप्टर में कि पदार्थ या द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, गैस, द्रव और ठोस। गैसों के आयतन निश्चित नहीं होते, आकृति भी निश्चित नहीं होती। ठीक है, आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते गैसों के, सब जानते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। ठोसों का आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ओके, आप इसको एक सरल एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे 1 लीटर दूध ले लिया, 1 लीटर दूध को आप अलग अलग आकृति वाले पात्रों में डालेंगे तो अलग अलग ज्यामिति बनाएगा। थाल में रख दिया, थाल जैसी आकृति बना लेगा। पाइपलाइन में रखेंगे, पाइपलाइन जैसी आकृति बना लेगा। लेकिन 1 लीटर दूध को हम मेजरमेंट करेंगे तो 1 लीटर ही दूध ही मेजरमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि दूध का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। दूध एक द्रव पदार्थ है। क्या है? द्रव, लिक्विड है। तो इसलिए द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। और गैस है, गैस का ना तो आकार होता, ना आकृति होती, ना ही इसमें आयतन निश्चित होता। ठीक है, और इसके बाद ठोस के बारे में बात करेंगे तो ठोस के आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इस चैप्टर में हम ये बात और पढ़ेंगे कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। द्रव और द्रव्य, द्रव को बोलते हैं लिक्विड, द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। और द्रव्य को क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, इसमें देखिए द्रव तो क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल पदार्थ। द्रव तो क्या होता है? एक तरल पदार्थ। और द्रव्य में तीनों चीज आ जाती हैं, गैस, द्रव और ठोस, तीनों चीज आ जाती हैं। द्रव्य में तीनों चीज आ जाती हैं। द्रव एक तरल पदार्थ है, ध्यान रखना। ओके, इससे आगे हम बात करेंगे ठोस के बारे में। इस चैप्टर में पूरा डिटेल हम ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोसों के। तो ठोसों के गुणधर्म, ठोसों के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये ठोसों के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ठोसों के गुणधर्म में पहला क्या होगा? ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़। दृढ़ का मतलब रिजिड। ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठीक है, इनका आकार, आकृति, आयतन, ये सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, आकार यानी साइज, आकृति शेप, आयतन वॉल्यूम, ये सभी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। निश्चित का मतलब डेफिनेट। ठीक है, आकार, आयतन, ये सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे कि ठोसों के कणों के मध्य में न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठोसों के कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। चौथी बात, निबिड़ संकुलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब क्लोज पैकिंग, इनमें गुण पाया जाता है। क्लोज पैकिंग गुण पाया जाता है, निबिड़ संकुलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैकिंग। कौन सा गुण पाया जाता है? क्लोज पैकिंग का गुण पाया जाता है। इनमें निबिड़ संकुलन होता है। निबिड़ संकुलन क्या होता है? ठोसों के कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। इस प्रघटना को या गुण को निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन। ठोसों के कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं
कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे, इस प्रघटना को निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो ये ठोसों में क्या पाया जाता है? निबिड़ संकुलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, दृढ़ होते हैं, आकार आकृति आयतन निश्चित होते हैं, न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठीक है, न्यूनतम क्या होता है? रिक्त स्थान होता है उनके कणों के मध्य, और निबिड़ संकुलन का गुण पाया जाता है। और ठोसों के कणों के मध्य में प्रबल अंतराणविक आकर्षण पाया जाता है। पांचवा गुण क्या है? इनके कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल का मतलब स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ठीक है, और छठवां क्या है? इनके कणों की न्यूनतम ऊष्मीय ऊर्जा होती है। क्या होती है? न्यूनतम ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ठीक है, इसलिए गति नहीं कर पाते। ओके, सातवां पॉइंट इसमें क्या है? इनमें मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किए जा सकते, ये संपीड़ित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, संपीड़ित नहीं किए जाते, यानी संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता इसमें। और आठवां गुण क्या है कि जैसे ठोसों के जो गुण हैं उसमें आठवां गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ठोस कण उपस्थित होंगे तो ठोसों के एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द इनमें क्या पाई जाएगी? दोलन गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोलन गति। ठोसों में किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अवयवी कणों में कौन सी गति पाई जाती है? दोलन गति पाई जाती है। कौन सी गति? दोलन गति, ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति पाई जाती है। आपने देखा होगा जब कोई बाहरी वाहन वाली गाड़ी या ट्रक वगैरह सड़क के किनारे से निकल के जाता है सड़क से, तो सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ मानव हिलसा जाता है, तो वो धरती जब कंपन करती है ना, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे ही ठोसों में भी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द कण दोलन गति कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोलन गति। इसका स्थान ये ले लेगा, इसका स्थान ये ले लेगा। तो ठोसों में निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। तो ठोसों में कौन सी गति पाई जाती है? दोलन गति। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो तो मुझे बताना। ओके, बाय।